नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उदारवाद का अर्थ, उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, उदारवाद का विकास तथा अनेक विचारकों का उदारवाद को लेकर क्या धारणाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद अंग्रेजी के शब्द लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन के लिबर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता या आज़ादी होता है। लिबर्टी शब्द भी इसी लिबर से बना है, अतः उदारवाद स्वतंत्रता के विचार का समर्थक है। मूलतः लिबरल शब्द ऐसे व्यक्ति या सिद्धांत के साथ प्रयुक्त होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे, परंतु लिबरल का अर्थ उदार, शहर, शालीन, सांस्कृतिक आदि भी होता है। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का उदय सामंतवाद के पतन के साथ शुरू होता है। इसने राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढलने का प्रयत्न किया। प्रारंभ में तो इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र मानकर व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया, परंतु कालांतर में इसने राजनीति में समूहों की भूमिका को स्वीकार करके बहुलवाद को अपना लिया। इसी तरह इसने प्रारंभ में मुक्त बाजार व्यवस्था को सामान्य हित का साधन मानते हुए यद्यावयम या हस्तक्षेप की नीति का सम्मान किया, परंतु आगे चलकर कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत अपना लिया। चलिए आगे देखते हैं उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसके जनक कौन हैं। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं और 1688 ईस्वी की रक्तहीन या गौरवमय क्रांति को उदारवाद के विजय के रूप में याद किया जाता है। लॉक ने सबसे पहले जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार मानते हुए तर्क दिया कि इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप में की जाती है। अतः सरकार अपने इस दायित्व से बंधी होती है और यदि वह अपने इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है तो जनता को अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार मिल जाता है। आगे हम देखेंगे उदारवाद की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला है, मनुष्य विवेकशील प्रणाली होने के नाते अपने तर्क बुद्धि के आधार पर अपनी और अपने समाज की प्रगति में असीम योगदान दे सकता है। अगला है, व्यक्ति के स्वार्थ और सामान्य हित की सिद्धि में कोई आधारभूत विरोध नहीं है। तीसरा है, मनुष्य को कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त है जिसके उल्लंघन का अधिकार किसी भी सत्ता को प्राप्त नहीं है। चौथा है, चूँकि नागरिक सामाजिक समझौतों का परिणाम है जिसका ध्येय मनुष्य का हित साधन है, अतः उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को मान्यता देता है, अन्य किसी भी तरह के सत्तावादी या पूर्ण सत्तावादी शासक को नहीं देता। पांचवा है, इसकी मांग है कि सभी व्यक्ति का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो और ऐसी अभिव्यक्ति की प्रति सहिष्णुता बरती जाए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है जब दूसरे को भी वैसा ही स्वतंत्रता प्रदान की आवश्यकता हो। छठा हम देखेंगे, उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति केवल अपनी सहमति से किसी के प्रति कोई दायित्व स्वीकार कर सकता है। सामाजिक लेन देन में व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाता है। सातवां है, अतः इसके अनुसार सरकारी नीतियाँ विभिन्न व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्रता सौदेबाजी का परिणाम होनी चाहिए। संक्षेप में अगर कहा जा सकता है कि उदारवाद मुख्य दो विषयों पर जोर देता है। एक तो यह निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्य की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखता है, और दूसरा है यह व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की मांग करता है। इनमें से एक उदारवाद या व्यवहारिक पक्ष है
और दूसरा दार्शनिक पक्ष है। आइए देखते हैं उदारवाद का विकास कैसे हुआ। उदारवाद का विकास 14वीं सदी के यूरोप का पुनः जागरण आंदोलन जो कि इटली के फ्लोरेंस नगर से शुरू होता है। यह आंदोलन ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में चर्च के अधिकार का अंत कर दिया और राजनीति के क्षेत्र में मानवतावाद और धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा दिया। 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ और जिसका नेतृत्व जर्मनी के किंग मार्टिन लूथर जो कि 1483 से 1546 ने किया। लूथर ने यह तर्क दिया कि मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल आस्था और धर्म ग्रंथों का पालन नहीं है। इस आंदोलन के फलस्वरूप एक नए धर्म प्रोटेस्ट का उदय हुआ जिसने कैथोलिक चर्च के अन्य अधिकार को चुनौती दी। 16वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति ने सत्य के अनुशासन के लिए वैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहित दिया। 18वीं सदी के ज्ञानोदय में वाल्टेयर, रूसो, दिदीरो, मार्टेस्क्यू, लॉक, ह्यूम, एडम स्मिथ, गेटे, कांट, जेफरसन, थॉमस पेन आदि विचारकों का योगदान था। इन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि मनुष्य की तर्क बुद्धि या विवेक जीवन के किसी क्षेत्र में सत्य का पता लगाने का सर्वोत्तम साधन है। वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मशीनी औद्योगिक क्रांति ने प्राचीन कृषि व्यवस्था को उद्योग प्रधान व्यवस्था में बदल दिया, जिससे एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने स्वतंत्रता व समानता का नारा बुलंद किया, जिससे राजनीतिक बाजार व्यवस्था की तरफ मुड़ गई। उपर्युक्त घटनाओं ने उदारवाद के उद्भव और विकास में महती भूमिका निभाई। हेराल्ड जे लास्की के शब्दों में यदि हम बात करें तो वस्तुत उदारवादी परंपरा के जन्म की व्याख्या एक ही तरह से दी जा सकती है। वह इस तरह की इसके जन्म के साथ साथ आर्थिक शक्ति एक वर्ग के हाथों से निकलकर दूसरे वर्ग के हाथों में चली गई थी। पहले यह शक्ति उच्च वर्गीय जमींदारों के हाथों में थी, अब यह मध्यवर्गीय व्यक्तियों के हाथों में आ गई है। लास्की आगे कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य यह है कि उदारवादी परंपरा एक बौद्धिक क्रांति थी और इसका प्रमुख ध्येय न औद्योगिक क्षेत्र में संपत्ति के स्वामियों के हितों की रक्षा करना था। राज्य के कार्यों के संबंध में उदारवाद की दो धारणाएं हैं। पहला है परंपरागत, दूसरा है आधुनिक। इन दोनों धारणाओं के दृष्टिकोण के महत्व अंतर को देखने को मिला है। परंपरागत उदारवाद में हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद की प्रमुखता दी जाती है, अतः इसे नकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। जबकि आधुनिक उदारवाद में व्यक्तियों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है, अतः इसे सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। परंपरागत उदारवाद के समर्थक एडम स्मिथ, बेंथम, जेम्स मिल, हर्बर्ट स्पेंसर आदि हैं, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रारंभ में व्यक्तिवाद का समर्थन किया, परंतु बाद में राज्य की नकारात्मक भूमिका को सकारात्मक भूमिका में बदलने का प्रयत्न करके आधुनिक उदारवाद को बढ़ावा दिया। आधुनिक उदारवाद के प्रवर्तकों में जे.एस. मिल के अलावा टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉबहाउस, मैकाइवर, लास्की आदि। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हुई है। इस वीडियो में हमने जाना उदारवाद के अर्थ तथा उदारवाद का विकास कैसे हुआ तथा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।